आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज स्टूडेंट्स आपको पढ़ाएंगे हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी एकीकृत कीट प्रबंधन, और उसके अंतर्गत हम आपको पढ़ाएंगे सर्वे एंड सर्विलांस एंड इंसेक्ट फोरकास्टिंग। ठीक है, यानी कि सर्वेक्षण, निगरानी और कीट का पूर्वानुमान। ठीक है, कीटों का सर्वेक्षण, उनकी निगरानी और उनका कैसे पूर्वानुमान किया जाता है, इसके बारे में हम आपसे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम बात करें कीटों की निगरानी और उनका पूर्वानुमान, सर्वे एंड फोरकास्टिंग, जिसको हम क्या कह सकते हैं, सर्वे एंड सर्विलांस इंसेक्ट फोरकास्टिंग। तो सर्वे, सबसे पहले हम आपको सर्वेक्षण के बारे में बताएंगे। सर्वे एंड सर्विलांस क्या होता है, यानी कीटों का सर्वेक्षण करना, उनकी निगरानी करना क्या होता है। तो दोनों चीज़ें होती हैं कि कीटों का सर्वेक्षण, कीटों का जो है निरीक्षण करना और उनका पूर्वानुमान करना, ये बहुत ही आवश्यक होता है। एकीकृत कीट प्रबंधन के अंतर्गत कीटों का उचित समय पर अगर हम सही समय पर उनका सर्वेक्षण कर लेते हैं, निरीक्षण कर लेते हैं, उनकी सही निगरानी कर लेते हैं और कीटों के आक्रमण की पूर्वानुमान की जानकारी अगर किसान को सही समय पर प्राप्त हो जाती है, तो हम फसल को कीटों के आक्रमण से बचा सकते हैं और कीटों की संख्या को हम आर्थिक क्षति स्तर तक पहुंचने से, ठीक है, इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक पहुंचने से हम रोक सकते हैं। ठीक है, तो अगर सही समय पर फसल में, क्षेत्र में इन जो हमारे प्राकृतिक शत्रु हैं, नेचुरल एनिमीज हैं, कीट हैं, फसल को प्रभावित करने वाले इंसेक्ट है, पेस्ट है, अगर उनका सही समय पर निरीक्षण कर लिया जाए, सही समय पर उनकी निगरानी कर लिया जाए, सर्वेक्षण कर लिया जाए, उनके आने की पूर्व सूचना हमको प्राप्त हो जाए, तो हम उचित प्रबंधन करके रखेंगे, अपने फील्ड में उचित प्रबंधन करके रखेंगे, अपनी फसल को बचा करके उनसे रखेंगे, पहले से हम अपनी तैयारी रखेंगे कीटों के आक्रमण की, तो हम अपनी फसल को कुछ हद तक नुकसान से बचा सकते हैं और एक आर्थिक क्षति स्तर तक पहुंचने से, कीटों की संख्या को अधिक उग्र हो जाने से उसको रोका जा सकता है। तो इसी के बारे में जो है बताना है कि सर्वेक्षण जो होता है, निरीक्षण, सर्वेक्षण निरीक्षण जो है, जो हमारे प्राकृतिक शत्रु हैं उनका जो है वो समय समय पर करते रहना चाहिए, जिससे उनकी संख्या का पता लगता रहे। ठीक है, उनकी संख्या की सही जानकारी प्राप्त होती रहे कि उनकी निश्चित संख्या क्या हो सकती है, और समय समय पर हमें उनका नमूना लेना चाहिए, जाके फील्ड में एक सैंपल लेना चाहिए कि कहाँ पर उनकी संख्या कितनी है। ठीक है, और उनको पारिस्थितिक तंत्र के अनुसार, हमारा जो इकोलॉजिकल जो पारिस्थितिक तंत्र के अनुसार उनकी संख्या का सही समय पर निगरानी जो है वो करने रहना चाहिए, जिससे क्या होता है, निगरानी और सर्वेक्षण से हम उनकी संख्या को नज़र रख सकते हैं, यानी उनकी संख्या को नियंत्रित करने में हमें आसानी होगी। ठीक है, जैसे कि आप जनरली भाषा में आप समझिए, जैसे मान लीजिए कोई शत्रु है, कोई आपका शत्रु है और आप पे आक्रमण करने के लिए आ रहा है। अगर आपको पहले से जानकारी प्राप्त हो जाती है कि हमारा शत्रु हमारे पर आक्रमण करने आ रहा है, तो आप क्या होंगे, सचेत हो जाएंगे। आप भी जो है वो हथियार लेकर के तैयार हो जाएंगे, सचेत हो जाएंगे, या फिर उसका प्रबंध करेंगे शत्रु से लड़ने का। ठीक है, छिप जाएंगे, तो कुछ आप सचेत रहेंगे तो आपको शत्रु उतना हानि जो है वो नहीं पहुंचा पाएगा। तो इसी प्रकार से फसलों में है, जो फसल के शत्रु हैं यानी कीट, जब वो आक्रमण करने आते हैं फसल को नुकसान पहुंचाने, अगर फसल आक्रमण के पहले ही किसान को जानकारी प्राप्त हो जाती है, तो किसान उसके लिए प्रबंध करके रखता है कि हमको कीटों से किस प्रकार से अपनी फसल को बचाना है। तो यही चीज़ इसमें जो है आपको समझनी है। ठीक है, तो सर्वे में क्या होता है कि जैसे कि आपके फाइटोफैगस कीटों को और उनके प्राकृतिक शत्रुओं की निगरानी, प्रबंधन, निर्णय लेने के लिए आईपीएम में एक बुनियादी उपकरण है। ठीक है, यानी कि एक आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है, जो हमारे फाइटोफेगस कीट है। फाइटोफेगस का मतलब पॉलीफेगस कीट, जो कीट कई फसल को प्रभावित करते हैं, जैसे बोरर इंसेक्ट होते हैं, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा हो गया। ठीक है, तो वो जैसे फलीवेधक कीट कई फसल को प्रभावित करते हैं। आपके वाइट फ्लाई हो गई, वो कई फलों को प्रभावित करती है। एफिड्स हो गए, वो पॉलीफेगस होते हैं। तो कई सारे जो पॉलीफेगस कीट होते हैं, कई फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जो कीट होते हैं, उनके प्राकृतिक शत्रुओं की निगरानी और प्रबंधन के लिए
IPM क्या है, एक बुनियादी उपकरण है। उनके जो नेचुरल इनमीज हैं उनकी सही निगरानी करने के लिए ये IPM जो इंटीग्रेटेड पेस्ट है ये एक प्रकार से क्या है, उनका बेसिक है, बुनियादी ढांचा है। और निगरानी के लिए कीट वितरण और बहुतायत में परिवर्तन का अनुमान, कीट के जीवन इतिहास, कीट की आबादी पर विभिन्न जैविक प्राकृतिक शत्रु और अजैविक जलवायु कारकों के प्रभाव की जानकारी आवश्यकता होती है। ठीक है। कीटों की सही निगरानी करने के लिए, उनका सही सर्वे करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए यह आवश्यक होता है कि हमें कीटों के बारे में जानकारी हो। कीट कब जो है किस मौसम में सर्वाइव करता है, उसका जो है वो लाइफ साइकिल क्या है, उसका जीवन इतिहास कैसा है, कब वो लार्वी में अवस्था होता है, कब प्यूपेशन में कन्वर्ट होता है, किस अवस्था में ज़्यादा हानिकारक होता है। तो कहीं ना कहीं निगरानी के लिए हमें कीटों के बारे में जानकारी होना आवश्यक होता है। ठीक है, तभी हम उसकी सही निगरानी कर सकते हैं, क्योंकि उचित समय पर निगरानी करना होता है। मान लीजिए हमने चने की फसल ली है, ठीक है, हमने आपके ग्राम की फसल ली है, तो ग्राम की फसल में हमें ये जानकारी होना चाहिए कि किस टाइम पे ग्राम की फसल में कौन सा कीट अटैक करता है। ठीक है, यानी जो फली वेधक है उसका जो है वो शुरुआत अवस्था में एग्लेइंग करते हैं, उसके बाद जब फली बनती है तो फली को प्रभावित करते हैं, तो उसके बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक होता है, जिससे हम उसके बारे में किस जलवायु में कितना अटैक करता है, किस जलवायु में कौन सी जलवायु किस कीट के लिए आवश्यक होती है, यानी कि उनका जो इकोलॉजिकल जो है वो जो इकोलॉजिकल संबंध होता है, रिलेशनशिप होता है, उसके बारे में हमें सही जानकारी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम उनका जो है वो सही निगरानी कर सकेंगे। और इसके बाद फिर के उद्देश्यों के आधार पर निगरानी क्षेत्र व्यापी आधार पर या खेत स्तर पर भी की जा सकती है। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि निगरानी जो होती है, जो सर्वेक्षण होता है, सर्वे होता है, वो कई आधार पे हो सकता है। एक व्यापक आधार पे हम कर सकते हैं। व्यापक आधार में बात आती है जब हम एक बड़े क्षेत्र में निगरानी करते हैं। ठीक है, जब एक बड़े क्षेत्र में हम निगरानी करते हैं, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में किसी विशेष कीट का प्रकोप है, जैसे माहू की बात करें। ठीक है, जैसे हम अभी देखेंगे कि जैसे ही जनवरी फरवरी का महीना आएगा, हमारी जो सरसों की क्रॉप होगी बहुत तेज़ी से फ्लावरिंग होगी, तो उसमें क्या होगा, माहू का प्रकोप बहुत तेज़ी से आएगा। तो माहू के प्रकोप के एक व्यापक स्तर पे फैलता है, तो उससे हम एक व्यापक स्तर, बड़े स्तर पे हम जानकारी लेते हैं कि माहू का प्रकोप किन क्षेत्रों में अधिक है, कहाँ पर क्या है। तो मैदानी भागों में देखेंगे कि सरसों की फसल उस समय तैयार होती है, उस समय ज़्यादा प्रकोप होता है। तो पूरे व्यापक क्षेत्र को हम निगरानी करते हैं। और फिर कुछ कीटों के लिए हम क्या कर सकते हैं कि उनके खेत स्तर पर भी निगरानी कर सकते हैं। तो व्यापक स्तर पर भी निगरानी की जा सकती है, या फिर किसी प्रॉपर विशेष खेत में, क्षेत्र में ही हम निगरानी जो है वो कर सकते हैं, उसके निरीक्षण हम कर सकते हैं और उस कीट के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद फिर क्षेत्रीय निगरानी, जिसे हम कह चुके हैं कि बड़े पैमाने पर निगरानी कार्यक्रम कई महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से जैसे हम किसी क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं, क्षेत्रीय निगरानी कर रहे हैं, तो उसमें बड़े स्तर पर की जाती है, उसमें कई अलग अलग स्टेप होते हैं। इसके अलावा कृषि के लिए खतरा पैदा करने वाले विदेशी कीटों का पता लगाना, जब हम व्यापक स्तर पे करते हैं, बड़े स्तर पे करते हैं, तो कृषि पे जो हमारी फसल है उस पर जो भी कीट है उसका प्रकोप हो रहा है, विदेश से तो कोई नहीं आ रहा है। व्यापक स्तर पे निगरानी करने का मतलब क्या होता है कि उनको कई स्तर पे हमको जो है वो देखना पड़ता है। एक तो हो गया खेत में ही निरीक्षण करना कि कोई कीट तो नहीं लगा है। एक व्यापक स्तर पे मतलब हो गया कि हम बड़े स्तर पे हम बीज कहाँ से ला रहे हैं, ठीक है, जो हम बीज बोने के लिए ला रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, ये भी देखते हैं कि उसमें कोई कंटामिनेशन तो नहीं है, मतलब बीज में किसी प्रकार का कंटामिनेशन, कोई इंसेक्ट का प्रकोप तो नहीं है, या फिर हम बाहर से जो बीज ला रहे हैं या विदेश से हम मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो फॉरेन से जो हम बीज मंगा रहे हैं उसमें भी देखेंगे किसी प्रकार का इन्फेस्टेशन तो नहीं है कीट का। तो अगर उसमें कोई इन्फेस्टेशन है तो उसको हमको बुवाई के लिए नहीं प्रयोग करना है। ठीक है, जब तक कि उसको हमको लैब में पूरी तरह से उसको सही नहीं कर देना, मतलब इंसेक्ट से डिस्ट्रॉय नहीं कर देना है, कीट रहित नहीं कर देना है, तब तक उसको हमको अपने देश में नहीं लेना है, बुवाई के लिए नहीं प्रयोग करना है। तो व्यापक स्तर का निगरानी का मतलब ये है कि जहाँ से बीज प्रोडक्शन हुआ है वहाँ से उसकी निगरानी करना। बाहर से बीज आ रहा है तो भी उसकी अच्छे से निगरानी करना, उसको लैब में चेक करना कि कोई इन्फेस्टेशन, कोई कीट तो नहीं है इसमें कि हमारे यहाँ खेत में बोने के बाद वो और ज़्यादा फैल जाए। ठीक है, या फिर जो है जो भी हम प्लांट मटेरियल ले रहे हैं,
चाहे वो बीज हो चाहे पौधा हो, पौधों की जड़ों में कोई ऐसा इंसेक्ट तो नहीं है, ठीक है, ऐसा डिजीज़ तो नहीं है, ऐसा रोग तो नहीं है जो हमारे यहाँ बो दे तो हम मतलब कि बुआई करने के बाद लगाने के बाद ज़्यादा इन्फेस्टेशन हो जाए। उसकी निगरानी हम समय समय पर करते हैं। किसी खरपतवार तो नहीं है उनके साथ कोई, उसकी हम निगरानी करते हैं। तो व्यापक स्तर पे कई स्तरों में निगरानी की जाती है। और जब छोटे स्तर पर निगरानी करते हैं तो हम केवल खेत में जब बीज को बो देते हैं, फसल हो जाती है, तब हम कीट का निगरानी करते हैं कि कोई कीट तो नहीं लग रहा है। तो इस प्रकार से व्यापक और खेत स्तर पर निगरानी जो है वो की जाती है, ठीक है, जिससे हम इंसेक्ट को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा नए कीटों का पता लगाने के या ज्ञात कीट प्रजातियों के वितरण और जनसंख्या प्रवृत्तियों का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक विस्तृत क्षेत्र में बार बार सर्वेक्षण करना, ठीक है। तो एक जब विस्तृत क्षेत्र में हम कीटों का सर्वेक्षण करते हैं तो हम नए कीटों का पता लगाने के लिए उनकी प्रजातियों को, उनकी पीढ़ियों को, हम उनकी जो प्रजातियां हैं उसका देख देख करते हैं, उनकी पीढ़ियों का असर रखते हैं और कई स्तर पे दस्तावेजीकरण यानी कि डॉक्यूमेंटेशन करते हैं कि किस कीट कब कहाँ पर कौन सा कीट कहाँ पाया गया था, कैसे था, क्या था। तो उसका डॉक्यूमेंटेशन करते चले जाते हैं जिससे उसका हम विस्तृत स्तर पे जानकारी प्राप्त कर सकें, ठीक है। कई सारे कीट क्या है कि वो नष्ट हो चुके होते हैं, उनकी कई सारी प्रजातियां होती हैं जो फिर से अटैक कर सकती हैं, तो उनका हम सही समय पर निरीक्षण करना, डॉक्यूमेंटेशन करके रखते हैं कि पुनः उनकी कोई प्रजातियां ना आ जाएं हमारे क्षेत्र में, ठीक है। और विभिन्न विभिन्न पारिस्थितिक जलवायु जैविक कारकों को समझने के लिए आंदोलन सर्वेक्षण जो कीटों की आवाजाही को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है कि विभिन्न पारिस्थितिक जलवायु जैविक कारकों को समझने के लिए आंदोलन सर्वेक्षण, ठीक है, और जो कि कीटों की आवाजाही को प्रभावित करते हैं, जो कि कीटों की आवाजाही को प्रभावित करते हैं। कई प्रकार के जो है विभिन्न पारिस्थितिक जलवायु और जैविक कारकों को समझने के लिए उनका कीट आंदोलन सर्वेक्षण और कीटों की आवाजाही को प्रभावित करते हैं, यानी कि कई प्रकार से उनका हम सर्वेक्षण जो है वो करते हैं जो कई प्रकार से अलग अलग आवाजाही को प्रभावित करते हैं। और महत्वपूर्ण कीटों के लिए उद्भव पैटर्न और पीढ़ी के लिए शिखर का निर्धारण करना, महत्वपूर्ण कीटों में कीटनाशक प्रतिरोध के विकास का पता लगाना। यानी कि सर्वेक्षण करने का मतलब ये होता है कि उनके सही पैटर्न की, उनके पनपने के यानी बढ़ने के सही पैटर्न की जानकारी प्राप्त करना, कितने दिन में किस कंडीशन में, किस मौसम में कितने दिन में उनके एग्स से लार्वी निकलते हैं, लार्वी से प्यूपेशन, प्यूपेशन से एडल्ट कितने समय में चेंजेज आते हैं। और एक चीज़ है कि हम जो कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, उसके प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं, मतलब एक ही कीटनाशक अगर हम बार बार प्रयोग कर रहे हैं तो उससे क्या होता है कि कीटों के अंदर प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है उस कीटनाशक के प्रति, और उस कीटनाशक का जो है असर क्या होता है, कम होने लगता है उनके शरीर पे। तो कितने % क्या है कि उनकी प्रतिरोधक क्षमता यानी कीटनाशक के प्रति जो प्रतिरोधकता होती है उसका भी आकलन हम समय समय पर जो है वो करते रहते हैं निगरानी के माध्यम से, तो भी हम उसका निगरानी अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद फिर स्थानीयकृत नमूनाकरण, ठीक है। हम सर्वेक्षण के अंतर्गत एक स्थानीयकृत नमूना लेते हैं कि खेत स्तर पर स्थानीयकृत नमूनाकरण निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी प्राप्त करने में काम आता है। यानी कि जो सैंपलिंग करते हैं खेत स्तर पर इंसेक्ट की निगरानी करते समय, जो हम सैंपलिंग नमूनाकरण करते हैं उससे कई सारे इंफॉर्मेशन प्राप्त होते हैं, जैसे कि विशिष्ट क्षेत्र में कीटों की अंतर फसल गतिविधि का पता लगाना, यानी कि विशिष्ट क्षेत्र में कीटों की अंतर फसल गतिविधि का पता लगाना, खेत में संक्रमण के पैटर्न का निर्धारण करना, यानी कि खेत में संक्रमण किस प्रकार से हुआ है, इंसेक्ट के द्वारा कैसे कंटामिनेशन हुआ है फील्ड में, उसकी जानकारी प्राप्त करना, कीट के अंतर पौधे वितरण का निर्धारण करना, ठीक है, और कीटों का अंतर और पौधे, कीटों और पौधों के डिफ्रेंसिएशन का अध्ययन करना, कितने % कितना डैमेज किया है उसका वितरण निर्धारण करना भी इसके द्वारा किया जाता है। और कीट निगरानी से तात्पर्य कीट की निरंतर निगरानी रखना और खेत में उसके घनत्व को मापना, ठीक है। तो कीट के अंतर पौधे का संक्रमण, तो कई जो ये सैंपलिंग की जाती है, हाँ ठीक है, जो ये सैंपलिंग की जाती है, नमूनाकरण जो किया जाता है, उससे ये आकलन किया जाता है कि कीट के द्वारा फसल को कितना % नुकसान हुआ है, कीट और फसल
कीटों की फसल के प्रति गतिविधि कैसी है, कैसे वो डैमेज कर रहा, नेचर ऑफ डैमेज की जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, कीट के अंदर पौधे का वितरण निर्धारण करना, कीट और पौधे का वितरण मतलब कि एक पौधे पे नंबर ऑफ इंसेक्ट कितने हैं, इन सभी की जानकारी हमको सैंपलिंग के माध्यम से हमको प्राप्त होती है। और सैंपलिंग के माध्यम से हमको क्षेत्र का पता लगता है कितने क्षेत्र में इतने कीटों से इस प्रकार से फसल को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, तो नमूनाकरण भी आवश्यक होता है इसके लिए। उसके बाद हम निगरानी की बात करें तो कीट निगरानी से तात्पर्य है कीट पर निरंतर निगरानी रखना, खेत में उसके घनत्व को मापना। ठीक है, निगरानी का मतलब ये है कि सही निगरानी करना। निगरानी करने से क्या है कि सही कीटों के फसल को कितना परसेंट मतलब कि किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं, कीटों की संख्या की सही जानकारी जो है वो प्राप्त होती रहती है, ताकि इस जानकारी का उपयोग उसके खिलाफ नियंत्रण उपाय शुरू करने में किया जा सके। ठीक है, जब हम निगरानी करते हैं तो हमें कीटों की उनके घनत्व का पता लगता है, कीटों की संख्या का पता लगता है कि नंबर ऑफ प्लांट्स में मतलब कि प्लांट्स में नंबर ऑफ इंसेक्ट कितने हैं। और हम जब कीटों की संख्या को जानते हैं तो उसी संख्या के आधार पे हम जो है वो कीटों को नियंत्रित करने की विधियों का हम उपयोग करते हैं। कीटों की संख्या कम है तो हमें बहुत ज़्यादा निगरानी करने को, बहुत ज़्यादा नियंत्रण करने की जरूरत नहीं होती है। हम फिजिकल मेथड से भी हम कीटों की संख्या का निगरानी कर उपाय उनका कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब फिजिकली कंट्रोल हम उसको कर सकते हैं। अगर उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है तब हमें इंसेक्टिसाइड का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तब हमें कीटनाशक का प्रयोग उसमें करना है। तो ये चीज़ें हमको जानकारी मिलती है निगरानी के द्वारा। और कीट की स्थिति, उसके बायोटाइप की उपस्थिति या उसके विषाणु में परिवर्तन, किसी निश्चित समय पर प्रचलित कीट अवस्था, और क्या पता चलता है कीट की स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है, उसके बायोटाइप यानी कि जो कीट में परिवर्तन आते हैं, कीट क्या होता है, कीट के जो कि प्रतिरोधक क्षमता जो विकसित होती है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और विषाणु में परिवर्तन यानी कि किटाणुओं में किटाणु का उसका अत्यधिक जो है वो जो है तमाम प्रकार के वायरसेस जो है वो जो प्रकोप करता है। ठीक है, मतलब कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट में वायरस का ट्रांसमिशन करता है, उसकी भी जानकारी हमको प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्योंकि कीट भी कई प्रकार के जो है वो जैसे मोजाइक वायरस है उसको ट्रांसमिशन करता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, तो उसकी हमको जानकारी प्राप्त होती रहती है। और किसी निश्चित समय पर प्रचलित कीट की अवस्था, कीट के प्रति खेती की गई फसल जीनोटाइप की प्रक्रिया। ठीक है, तो और ये बायोटाइप और जीनोटाइप जो है वो इसकी जो प्रतिक्रिया है खेत में कीट की, उसकी भी जानकारी हमको इसके द्वारा प्राप्त होती रहती है। इसलिए निगरानी क्या होती आवश्यक होती है। और प्रकोप की सीमा और यह क्षति की स्थिति आदि के बारे में क्षेत्र की जानकारी IPM निर्णय लेने के लिए सावधानी पूर्वक डिजाइन किए गए निगरानी कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त होती है। ठीक है, तो निगरानी के मतलब क्या है कि निगरानी के माध्यम से जो प्रकोप की सीमा है यानी कि आर्थिक क्षति स्तर और आर्थिक जो है दहलीज स्तर की सही जानकारी हमको निगरानी के द्वारा जो है वो प्राप्त होती है। और कीटों के अंदर जो परिवर्तन आते हैं, उनके बायोटाइप, जीनोटाइप आदि में जो परिवर्तन आते हैं उसकी जानकारी प्राप्त होती है, जिसके द्वारा हम IPM का जो निर्णय है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का जो उचित निर्णय है, उसको हम ले सकते हैं। यानी कि कीटों को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाए, ये हम अच्छे से जो है वो IPM के माध्यम से क्या करते हैं, निगरानी के माध्यम से ले सकते हैं। इसके बाद फिर कीटों के हमलों और प्रकोपों पूर्वानुमान, फोरकास्टिंग ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। ठीक है, अभी तो हमने आपको पढ़ाया जो है वो सर्वे एंड सर्विलांस यानी कि सर्वेक्षण निरीक्षण करना। इसके बाद हम अब आपको पढ़ा रहे हैं कि इंसेक्ट फोरकास्टिंग क्या है, यानी कि कीट का पूर्वानुमान कैसे हम लगाएंगे। ठीक है, तो सफल IPM कार्यक्रमों को एक प्रमुख साधन कीटों के हमलों का सटीक पूर्वानुमान है। ठीक है, तो सफल IPM तभी होगा कि जो सफल अगर IPM हमको करना है, एक सक्सेसफुली IPM को लागू करना है, तो उसके लिए हमको फोरकास्टिंग आवश्यक होता है, यानी इंसेक्ट के आक्रमण की पूर्वानुमान की जानकारी हमको प्राप्त होना आवश्यक होता है, तभी हमारा सक्सेसफुली IPM फसल में लागू हो सकता है। ठीक है,
तो आईपीएम के सफल लागू करने के लिए हमको उसके कीटों के हमलों की पूर्वानुमान की जानकारी होना चाहिए, ठीक है, ताकि प्रबंधन उपायों की योजना अधिकतम दक्षता के साथ साथ बनाई जा सके। सफल पूर्वानुमान तकनीकी यथासंभव सरल होनी चाहिए और फसल की फेनोलॉजी के साथ साथ कीट के जीव विज्ञान और परिस्थिति विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता होती है। यानी कि जो हमारा पूर्वानुमान कार्यक्रम हो, ठीक है, यानी कि सही अगर पूर्वानुमान प्राप्त हो जाता है, कीटों के आक्रमण का सही पूर्वानुमान प्राप्त हो जाता है, तो फसल को कीटों से बचाया जा सकता है। आर्थिक नुकसान स्तर, क्षति स्तर तक पहुंचने से फसल को कम किया जा सकता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि लोकस्ट जो होती है, ठीक है, आपका जो ग्रासहॉपर लोकस्ट होती है, जो टिड्डियां होती हैं, उनका प्रकोप जो है आप देखेंगे बरसात के बाद बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है, जून जुलाई से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक बहुत तेज़ी से होता है। वो पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों की ओर जो है वो माइग्रेट करती हैं, ठीक है, और वो इतना तेज़ी से जो वेजिटेशन पार्ट होता है, वनस्पतिक भाग होता है, उसको तेज़ी से चट करते हुए आगे बढ़ती हैं, ठीक है। यानी कि जो वनस्पतियाँ होती हैं, हरी वनस्पतियाँ होती हैं, चाहे पेड़ पौधे, ठीक है, वो तो तमाम प्रकार के खरपतवार से होते हुए आगे बढ़ती हैं। और हमारे जो मैदानी क्षेत्र हैं, मैदानी भाग की जो फसलें होती हैं, ये मोस्टली आपके जो है वो खरीफ जो क्रॉप होती है, मोस्टली आपका राइस, उसमें बहुत तेज़ी ज़्यादा मात्रा में अटैक कर देती हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो फसल को कर देती हैं। तो ये किसके द्वारा होता है, ये आपका जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती हैं आपके जो है खरीफ सीज़न में। तो इनसे बचने के लिए हमें इंसेक्ट का जो है वो सही पूर्वानुमान होना चाहिए। अगर हमको इंसेक्ट के पूर्वानुमान है कि टिड्डियों का आक्रमण इस समय अधिक होता है, तो हम हम मैदानी क्षेत्रों में सही प्रबंधन करके रखेंगे, जिससे हम टिड्डियों से अपनी फसल को क्या है बचा सकें, ठीक है। तो सही पूर्वानुमान होने से हम अपनी फसल को बचा सकते हैं, ठीक है। और कि ये जो पूर्वानुमान की टेक्निक होती है वो सरल होनी चाहिए। फसल की फेनोलॉजी के साथ साथ कीट के जीव विज्ञान और परिस्थिति के विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसके बाद फिर क्या है कि पूर्वानुमान उभरने या घटित होने की चेतावनी के रूप में या कीट की गंभीरता के बारे में अधिक सटीक जानकारी के रूप में हो सकता है, ठीक है। तो पूर्वानुमान उभरने या घटित होने की चेतावनी के रूप में या फिर कीट की गंभीरता के बारे में अधिक सटीक जानकारी के रूप में जो है वो हो सकता है। तो सटीक जानकारी इससे हमको क्या होती है, प्राप्त हो जाती है। और जो आमतौर पर मॉडलिंग या जीवन तालिकाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो कई प्रकार के मॉडलिंग के भाषा में कई प्रकार की टेक्निक्स होती हैं जिससे हम इनके कीटों के पूर्वानुमान की जानकारी प्राप्त होती हैं। अगर हमें इंसेक्ट फोरकास्टिंग, डिजीज़ फोरकास्टिंग की सही जानकारी होती है, ठीक है, तो हम प्राकृतिक शत्रुओं से, तमाम प्रकार के पैथोजेंस से, रोगों से अपनी फसल को बचा सकते हैं और किसानों को भी अच्छे से इसके लिए समझा सकते हैं। तो कई प्रकार के जो हमारे हानिकारक जो नेचुरल एनिमीज हैं, इंसेक्ट पेस्ट है और डिजीज़ हैं, अगर हमको फोरकास्टिंग डिजीज़ की या इंसेक्ट की सही फोरकास्टिंग प्राप्त हो जाती है तो हम अपनी फसल को इससे बचा सकते हैं, ठीक है। तो जिससे हम पहले से ही आर्थिक क्षति स्तर को जो है वो कम किया जा सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास में स्टूडेंट बचना ही। आप कमेंट करके बताएंगे कि हमारी क्लास कैसे लगी। आप सभी हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिससे आपको जो है वो जो है एग्रीकल्चर की सारे सेमेस्टर की क्लासेस आपको मिलती रहें। तो धन्यवाद। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद।